एजीएम, पहली एजीएम 16 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, सब्सीक्वेंट हर साल होनी चाहिए और 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। एक्सटेंशन ले सकते हैं 30 दिन की, ये हमने पढ़ा था एससीसीपी रजिस्ट्रार, वही पुरानी बात। यहां तक हमें कोई नई बात नजर नहीं आई। अब इसमें नोटिस दिया जाएगा कम से कम 21 दिन पहले। लिस्टेड कंपनी के केस में ये अखबार में भी आएगा, उर्दू इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर और एससीसीपी को भी भेजा जाएगा। ये सेक्शन सिंगल मेंबर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बात हम लोगों ने पहले देखी थी। यहाँ पे दो खास बातें जो हमने वहां मैप में नहीं देखी। लिस्टेड कंपनी की एजीएम उस टाउन में होगी जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और अगर वो कोई छोटा सा कस्बा है तो उसके नियरेस्ट जो शहर होगा वहां पे होगी। कितने फासले के शहर को नियर कहना और कितने को दूर कहना लॉ ने नहीं बताया, बस वो कह रहे हैं कि ये उसी कस्बे में होगी जहां आपका वो है रजिस्टर ऑफिस, या करीबी किसी शहर में होगी। अगर लिस्टेड कंपनी के कोई से 10% मेंबर्स, अब यहां मैं यूजीएम वाली बात नहीं कर रहा, लिस्टेड कंपनी के कोई से 10% मेंबर किसी खास शहर में रहते हो, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग से कम 7 दिन पहले कि जी हमें वीडियो लिंक के थ्रू मीटिंग अटेंड करने की इजाजत दी जाए। भाई कराची में एक कंपनी लिस्टेड है, कराची में कंपनी है, उसका रजिस्टर ऑफिस कराची में है और वो एजीएम भी कराची कराती है। लाहौर में 4 लोग हैं जिनके पास उस कंपनी के फर्ज करें 15% शेयर्स हैं। ये 4 लोग काफी बड़े शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए कराची जाना इन्हें मुश्किल लग रहा है। अगर 10% मेंबर्स इकट्ठे होकर कंपनी को रिक्वेस्ट कर दें कि जी हमें मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करने की ऑप्शन दें, तो कंपनी पे वाजिब है कि इनको लाहौर में एक कमरे में बुला के एक जगह पे अरेंज करके इनके सामने प्रोजेक्टर पे टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनको मीटिंग के साथ ज्वाइन करवाया जाए, ताकि यहां बैठ के मीटिंग को देख सकें। तो कुछ लोग वीडियो के थ्रू भी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इन लोगों को इजाजत है 10% वालों को। ईओजीएम की बात करें, सारी बातें आपको पता है। एजीएम और स्ट्रेची मीटिंग के अलावा हर होने वाली मीटिंग को ईओजीएम कहते हैं। नोटिस कम से कम आपने 21 दिन पहले देना है, लेकिन अगर मेंबर्स एंटाइटल हैं और वो अगर छोटी मीटिंग भी करना चाह रहे हैं, छोटे नोटिस पे भी, तो ये मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे भी हो सकती है। लिस्टेड के अलावा बाकी कंपनियों के पास ये ऑप्शन है, लिस्टेड के पास ये ऑप्शन नहीं है। लिस्टेड को हमेशा 21 दिन ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर यूजीएम कभी भी बुला सकते हैं मेंबर्स की कोई भी अप्रूवल लेने के लिए। यूजीएम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पे भी हो सकती है, जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो 10% कम से कम क्वांटिटी हो, इसीलिए मैंने कहा था 10% मेंबर, चाहे वोटिंग पावर का 10% हो चाहे तादाद का 10% हो। ये डिपेंड करता है हैविंग शेयर कैपिटल में वोटिंग पावर मतलब शेयर्स का, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तादाद का। रेक्विजिशन जो है वो एक प्रॉपर रेक्विजिशन जो है वो रिटन रेक्विजिशन साइन करके देंगे। उनकी रेक्विजिशन पे डायरेक्टर मीटिंग बुला लेंगे, लेकिन अगर 21 दिन तक उनको कुछ एक्शन नजर नहीं आता तो रेक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुलाने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग वैसे ही होगी जैसे डायरेक्टर्स की कॉल की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के जितने भी खर्चे होंगे वो कंपनी से ये लोग लेंगे। ये मीटिंग कराएंगे और जो भी इस मीटिंग को कराने का खर्चा होगा कंपनी से मांगेंगे, और कंपनी ये पैसे डिडक्ट करेगी उन डायरेक्टर्स की तनख्वाहों में से जिन डायरेक्टर्स ने इनको मीटिंग नहीं करा के दी। इन एनी केस ये मीटिंग 90 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। रेक्विजिशन फाइल होने के 90 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं फौरी, किसी भी जनरल मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, वही पुराना टोटका जो मैंने आपको बताया हुआ है। 10% लोग 30 दिन अदालत। याद है, अगर मेंबर्स को फैसला पसंद नहीं आया, किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासर हुए थे, तो 10% लोग 30 दिनों में अदालत गए थे और अदालत से उस फैसले को कलअदम करार दे दिया था। तो किसी भी मीटिंग में होने वाली किसी भी कार्रवाई से किसी भी मेंबर को कोई भी दुख है, तकलीफ है, एतराज है, तो 10% मेंबर्स अगर उठ के अदालत चले जाते हैं मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर, तो उस मीटिंग को पूरे कैंसिल करा सकते हैं या उसके सिलेक्टेड पोर्शन को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो साथ कनेक्ट हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि मीटिंग क्या होती है, किस मकसद के लिए होती है, क्या क्या पर्पसेज हैं, लेकिन अभी स्ट्रेची मीटिंग हमें समझ नहीं आया। पहले तो स्ट्रेची मीटिंग की वो बात देख लेते हैं जो हमें पहले से पता है, जो मैंने आपको दिखा दी हुई थी। हर पब्लिक कंपनी करवाएगी मीटिंग, और वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी में साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो कराएगी। टाइमलाइन क्या है? अर्लियर ऑफ 180 डेज और 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये वाली बात हमने कवर कर ली। अब जो नई बात है, स्टैट्यूटरी मीटिंग नॉट रिक्वायर्ड, फर्स्ट एजीएम इज हेल्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट।
आपको याद होगा हमने लॉ ने कहा था कि इनकॉर्पोरेशन के बाद तुम्हारे पास 16 महीने तक टाइम है, तुम एजीएम कर सकते हो पहली, और उसी लॉ ने कहा कि इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 मंथ्स तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपनी स्ट्रेटजी मीटिंग करवाओ। अब अगर एक कंपनी ने सोचा हो कि हम अभी बने काम करते हैं 7-8 महीने बाद अपनी एजीएम करा लेते हैं, उसके बाद हर साल करवाया करेंगे, तो अगर एजीएम उस टाइम पे हो गई जिस टाइम पे स्ट्रेटजी मीटिंग है, तो स्ट्रेटजी मीटिंग का एजेंडा भी उठा के आप एजीएम में डाल देंगे, फिर स्ट्रेटजी मीटिंग की जरूरत नहीं होगी, आप उसी एजीएम पे वो सारी बातें कर लेंगे जो आपने स्ट्रेटजी मीटिंग में करनी थी। ठीक, अब नई बात शुरू होगी। अब ये स्ट्रेटजी मीटिंग में मसला क्या है, अब जरा आपने प्रोसेस समझना है, कोशिश करनी है कि प्रोसेस को समझें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। स्ट्रेटजी मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये मीटिंग अब जहन में रखना है। एक कंपनी आई, आपको पता है पब्लिक कंपनियां, उसमें खास बात क्या होती है, पब्लिक कंपनियां बनती ही इसलिए है कि वो आवाम से पैसा मांग सकें। एक पब्लिक कंपनी आई, उसने आते साथ ही प्रोस्पेक्टस दे दिया। प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट, अब आपने प्रोसेस समझना है, प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए लगा दिए कंपनी पे। कंपनी ने पैसे लिए और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी के मेंबर्स बन गए, लेकिन कंपनी की पहली पहली एजीएम कब होनी है, 16 महीने में। हो सकता है कंपनी 15वें 15.5वें महीने में जाके एजीएम करवाए। अब एक बंदे ने, कंपनी को शुरू हुए 2 महीने हुए थे, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, एक बंदे ने उठा के 10 लाख रुपए लगा दिया। अब वो बेचारा बैठ के 1.25 साल इंतजार करता रहेगा कि पता लगे कि मेरा पैसा कहां लगा। अकाउंट्स वो चेक नहीं कर सकता, एजीएम से पहले उसको अकाउंट्स भेजे जाएंगे, तो इस वक्त बेचारा, इस वक्त जो कंपनी में भरोसा करके आया है, क्या उसको बताए जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारा एक प्रोसेस होता है कि हम कंपनी की तरफ से एक नोटिस भेजते हैं 21 दिन पहले, और लोगों से कहते हैं आओ हम पहली पहली मीटिंग करें, और आओ तुम्हें बताते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। तो जाहिर है आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, आप क्या जानना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे कि आपको पता लग जाए कंपनी में डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के शेयर कैपिटल कितने हैं, कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में डील कर रही है, कंपनी के क्या मामला चल रहे हैं, कंपनी किस तरह से चीजों को लेके चल रही है। हम बात कर रहे थे कि अब उन सारे लोगों को बताने की जरूरत है। आप अगर एक इन्वेस्टर हैं और आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, और अब कंपनी आपको 5-6 महीने बाद कहती है आए, या 3-4 महीने बाद कहती है आए, हम आपको बताते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या, तो ऐसे में होगा क्या। अब सोचें, एक कंपनी मेंबर से कहती है आए हम आपको वो राज बताएं जो अभी तक आपको नहीं पता। कंपनी के 4,000 मेंबर्स हैं, कंपनी ने सबको खत भेजा कि आए हम आपको बताएं कि अभी तक क्या हुआ है, और वो 4,000 के 4,000 मेंबर आ जाएं, तो कंपनी तो रुल जाएगी बेचारी। इतने सारे मेंबर्स को बिठाएंगे कहां, बड़े से बड़ा शादी हॉल 500 बंदों की कैपेसिटी का होता है, तो 4,000 बंदे आ गए तो फिर तो आपको स्टेडियम खुलवाना पड़ेगा। तब आपने 4,000 बंदे आ गए, फिर ये सब तजस्सुस में है कि हमारी कंपनी के साथ क्या हुआ है। अब क्या होगा, डायरेक्टर भाई एक रिपोर्ट खोलेंगे, और डायरेक्टर भाई बताएंगे हम लोगों ने ये किया, हमने इतना प्रोस्पेक्टस इशू किया, हमने ये कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, फलाना फलाना फलाना। 4 घंटे तक डायरेक्टर वो किताब खोल के पढ़ता रहेगा, मेंबर जमाइयां मारते रहेंगे। 4 घंटे बाद डायरेक्टर उन सब लोगों की तरफ देखेगा और माइक में पूछेगा किसी का कोई सवाल। तो पता है क्या सवाल आना है लोगों की तरफ से, सर जी खाना कदों खुलना है। ऑब्वियसली आप 4 घंटे तक लोगों को बाजार करते रहे तो, और वो बहुत तंग हो जाएंगे। तो अब स्ट्रेटजी मीटिंग में 2 मसले नजर आए। मसला नंबर 1, जब आप कहेंगे कि अहम मीटिंग और पहली मीटिंग है, सारे ही आ जाएंगे। और नंबर 2, जब आप सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे तो मीटिंग इतनी लंबी हो जाएगी कि आप ऐसे ही बाहर हो जाएगी। तो रूल है, रूल क्या है, रूल ये है कि आप जब स्ट्रेटजी मीटिंग बुला रहे हैं और जब नोटिस भेज रहे हैं ना, तो उस नोटिस के साथ एक रिपोर्ट अटैच कर दें। उस रिपोर्ट को आप नाम देंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। वो सारी बातें जो आपने मीटिंग में करनी है वो एक रिपोर्ट में लिखें, और वो रिपोर्ट नोटिस के साथ 21 दिन पहले भेज दें लोगों को। और उसके साथ एक संदेशा हो, उसमें लिखा हो इस मीटिंग में हम सिर्फ इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, इसमें लिखी हुई बातों को हम अप्रूव करेंगे। तो अगर आप मीटिंग में आए तो ये जहन बना के आइएगा कि मीटिंग में कुछ और डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट डिस्कस होगी। तो जब मेंबर्स 4,000 को घर में पहुंचे पहुंचे रिपोर्ट मिल जाएगी और उन्हें वो राज पता लग जाएगा कि मीटिंग में उन्हें क्या बताया जाना था, वो ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनको सारी बात समझ आ जाएगी। तो हो सकता है उनमें से कुछ 40-50 ऐसे लोग हों जिनके कोई सवाल हो, तो बस वो मीटिंग में आएंगे, क्योंकि बाकी लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। उन्हें पता है मीटिंग का एक ही एजेंडा, ये रिपोर्ट। वो कहेंगे यार ये तो हमने पढ़ ली, तो हमने मीटिंग में जाके क्या करना। तो इससे क्या होगा कि मीटिंग की ऑडियंस कम हो जाएंगे, सिर्फ सीरियस लोग, वो लोग जिनको रिपोर्ट पर कोई एतराज है वो आएंगे और वो बात करेंगे।
तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी स्ट्रेटजी मीटिंग क्या होती है और स्ट्रेटजी मीटिंग क्यों होती है, तो आपने कहना है कि स्ट्रेटजी मीटिंग बेसिकली एक ही पर्पस के लिए होती है, और वो एक पर्पस शायर ने कागज पे लिख दिया हुआ था, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग का एक ही पर्पस होता है, टू डिस्कस एंड अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब यहाँ पे कुछ रट्टे वाली बातें आने लगी हैं। अब कंटेंट जब आते हैं तो यार वो फिर आपको रट्टा मारना पड़ता है, उधर मुझे दुख होता है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि बच्चों ये ऐसे ही है, लॉ में लिखा, मैं क्या करूं। तो ये वो कंटेंट्स हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। इस रिपोर्ट के कंटेंट, कंपनी ने अभी तक शेयर्स कितने लॉट किए हुए हैं, और कैश पे कितने हैं, और अदर देन कैश कितने हैं, कंपनी को कैश कितना रिसीव हुआ अभी तक, जो अदर देन कैश था उसकी कंसिडरेशन क्या थी, मतलब उसका क्या मुआवजा था, किसी डायरेक्टर ने अपनी जमीन दी थी कि ये शेयर्स के लिए मुझे दे दें, या कुछ और इस तरह से करके। रिसीट एंड पेमेंट्स, कंपनी जब से बनी है तब से लेके अब तक रिसेंटली कितनी रिसीव्स आई हैं, कितनी पेमेंट हुई है। अच्छा, रिसेंट से क्या मुराद है, जिस दिन आप रिपोर्ट बना रहे हैं उससे 15 दिन पीछे से ज्यादा पीछे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट आप 15 जुलाई को बना रहे हैं, तो यकम जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान में कहीं ना कहीं आपने कट लगाना है। तो इन कॉर्पोरेशन से लेके उस दिन तक का आपको सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डालना है। यानी ऐसा ना हो कि आप 15 जुलाई को उनसे कहेंगे ये रिसीट और पेमेंट है, और वो कब की है, वो जी जून के मिड तक की है। नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों से शेयर करेंगे, और वो उस दिन तक होगा जो ज्यादा आउटडेटेड ना हो। आसान अल्फाज में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और ये रिपोर्ट 15 दिन से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। तो ये जो आप ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये रिपोर्ट से 10 दिन पुराना हो सकता है, 12 दिन पुराना हो सकता है, 2 दिन पुराना हो सकता है, 1 दिन पुराना हो सकता है, 15 दिन पुराना हो सकता है, लेकिन 16 दिन पुराना नहीं हो सकता। तो लेटेस्ट जो अकाउंट्स हैं वो करेंगे। इन अकाउंट्स का आप ऑडिट भी करवाते हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट भी साथ लगाते हैं। जैसे आप देखें कि ये जो रिपोर्ट है इसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी, अलॉटमेंट पे, कैश वगैरह पे, रसीद एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह पे ऑडिटर रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई ये सारा काम हुआ है, मैंने देखा है। फिर डायरेक्टर्स की डिटेल, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है कवाइफ, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इन सबके कवाइफ। कोई कमीशन वगैरह अगर दिए किसी डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या किसी प्राइवेट कंपनी को, क्या हो हमारे शेयर्स खरीदो, तो वो आप इसमें बताएंगे। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप मेंबर्स की अप्रूवल से चेंज करना चाहते हैं कि जी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम लोग भी आके देख लो, बताओ इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं, वो आप शेयर करेंगे। कंपनी के बिजनेस अफेयर्स कैसे चल रहे हैं उसका एक ब्रीफ रिव्यू देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे एक टेक्निकल वर्ड है, अंडर राइटिंग। आप मेंबर्स को बताएंगे कि अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, और अगर था तो क्या हुआ उसमें। ये अंडर राइटिंग क्या होता है, भाई मेरी कंपनी को 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाना है, मेरी कंपनी ने अखबार में इश्तेहार दिया कि आओ और हमें इन्वेस्ट करो। लोग आए, धड़ाधड़ उन्होंने कंपनी को इन्वेस्ट किया। 4 करोड़ आपको चाहिए थे, जो एप्लीकेशन आपके पास आई वो आई 3.5 करोड़ की। आपको आवाम से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना आपको चाहिए था, और आपका प्रोजेक्ट शुरू ही कम से कम 4 करोड़ से होगा। तो अगर 4 करोड़ आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए और 3.5 करोड़ आपको आवाम की तरफ से आया हुआ है, तो दरमियान का क्या होगा। तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसको हम कहते हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जितना गैप होता है, गैप वो ये खरीद लेते हैं। आप कई दफा किसी बैंक वगैरह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कहते हैं जी हम लोगों ने 4 करोड़ की ऑफर दी हुई है, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको कमीशन देंगे। अगर 4 करोड़ पूरा हो गया तो वेरी गुड, हम आपको कमीशन दे देंगे, और ना पूरा हुआ तो कमीशन तो हम आपको देंगे, प्लस आप हमारे शेयर्स हमसे खरीद भी सकते हैं। तो फिर क्या होता है, जितना गैप होता है वो बैंक खरीद लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा सुन लें, एक कंपनी एक बैंक वगैरह से राब्ता करती है और उसको ये कह देती है कि हम जो है वो आपको आपके साथ एक अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, और ऐसे में हम शेयर इशू करने जा रहे हैं। अगर कोई गैप आया, अगर हमें पूरी अमाउंट ना मिली, तो जितना गैप है वो आप उतने के शेयर्स खरीदेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक ऐसा क्यों करेंगे, बैंक इसलिए ऐसा करेंगे उनको कमीशन मिलेगा। भाई 100 कंपनियों ने शेयर इशू किए, बैंक ने सबको ऑफर दे दी, उन 100 में से 2 के साथ ऐसा मामला हुआ, 98 के साथ तो नहीं हुआ, उनको तो पूरे पैसे मिल गए। तो बैंक ने उन 98 से तो कमीशन भी ले लिया, और जिन 2 को के शेयर खरीदने पड़ गए बैंक को, तो बैंक ने इनसे कमीशन इस चीज का लिया है कि मैं आपके शेयर खरीद रहा हूँ। बैंक को रेट भी अच्छा मिल जाएगा, और बैंक तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है, तो चलो किसी कंपनी के शेयर आ गए तो क्या बुरा हो गया। तो ये अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं।
अदर कंडीशन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर सर्टिफाई करेगा, जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर। और लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ भाई भी साइन करेंगे। तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात है 100% उसी तरह से। इस रिपोर्ट की कॉपी ऑडिटर रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार को फाइल भी की जाएगी। जब आप मेंबर्स को भेजते हैं तो साथ में आप रजिस्ट्रार को भी भेज देंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी। मीटिंग में मेंबर जो मर्जी डिस्कस करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन सिर्फ उसी चीज पे होगा जिसका प्रायर नोटिस दिया हुआ था। यानी इस मीटिंग में सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अप्रूव होगी, गप्पे जो मर्जी मार ले मेंबर बैठ के कहे हम 2 करोड़ की वो बिल्डिंग खरीद लेंगे, 5 करोड़ का वो काम कर लेंगे, इतने का ये कर लेंगे, जो मर्जी गप्पे मारे, कोई मसला नहीं। लेकिन अप्रूवल सिर्फ उस चीज का होगा जिसका मीटिंग के नोटिस में जिक्र किया गया था। क्योंकि कंपनी की पहली मीटिंग है, मेंबर्स पहली दफा एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो डायरेक्टर्स एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स अवेलेबल करेंगे। मेंबर्स के सारे कवायद उसमें लिखे होंगे। मीटिंग के स्टार्ट से लेके ड्यूरिंग मीटिंग ये रजिस्टर ओपन रहेगा। कोई भी मेंबर अगर उस दौरान देखना चाहे कि मेरे अलावा कौन कौन कंपनी में मेंबर है और कौन बड़े मेंबर्स हैं, कौन छोटे मेंबर्स हैं, तो रजिस्टर मीटिंग में अवेलेबल होगा। मेंबर उस टाइम पे उठ के उस रजिस्टर का मुआयना करना चाहे तो वो कर सकता है, लॉ ने ये कहा है। आखिरी बात स्टैट्यूटरी मीटिंग की यह है कि ये मीटिंग वक्तन फवक्तन मुलतवी हो सकती है। एडजर्न लीगल वर्ड है मुलतवी के लिए। जैसा अदालत की कार्रवाई होती है ना, वो जज भाई हथौड़ा मार के कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न टिल फलाना डेट। तो एडजर्न का मतलब है जहां मुलतवी हो जाए। तो मीटिंग शुरू हुई, 3-4 घंटे तक डिबेट चलती रही, मीटिंग खत्म नहीं हुई, भूख से बुरा हाल हो गया, खाने का वक्त हो गया। ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन ये कहे कि अच्छा काम करते हैं, इस मीटिंग को मुलतवी कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वक्तन फवक्तन मीटिंग मुलतवी हो और किसी भी एडजर्न मीटिंग में होने वाला फैसला बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग के फैसले की तरह वैलिड होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो बाद में हुआ था, नहीं। अगर एक मीटिंग पूरी नहीं हो सकी तो मीटिंग एडजर्न हो सकती है, और एडजर्न मीटिंग का लीगल स्टेटस बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग जैसा होगा और उसमें होने वाले फैसले वैसे ही वैलिड होंगे जैसे ओरिजिनल मीटिंग के। ठीक हो गया। तो यहां हम लोगों ने स्टैट्यूटरी मीटिंग देखी, उसके साथ एक स्लाइड जो हमारी जो मैंने दिखाई थी लेकिन मैं आपको कवर नहीं करा सका था। हमारी कोई भी मीटिंग कंपनी की, कोई भी मीटिंग अगर ना हो सके, एजीएम टाइम पे ना हो, स्टैट्यूटरी मीटिंग टाइम पे ना हो, ईओजीएम रिक्विजिशनिस्ट ने कहा और नहीं हुई, एससीसीपी के पास इख्तियार है कि एससीसीपी ये मीटिंग करवाना चाहे तो करवा सकता है। अगर कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम या ईओजीएम में कोई गड़बड़ की, और ईओजीएम कौन सी वाली, मेंबर्स की रिक्विजिशन वाली, तो फिर एससीसीपी मीटिंग कर सकता है। और एससीसीपी इससे रिलेटेड कोई भी इंसिडेंशियल डायरेक्शन दे सकता है। इंसिडेंशियल का मतलब है कोई भी कनेक्टेड डायरेक्शन देना चाहे तो वो दे सकता है। तो एससीसीपी इस मीटिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन, कोई भी और बात बताना चाहे तो वो बता सकता है। इवन कोई भी रूल रखना चाहे रख सकता है। वो ये भी कह सकता है कि अगर एक बंदा भी आ गया तो हम मान लेंगे कि कोरम पूरा हो गया, एक बंदे से भी कोरम पूरा। अब हमने कहा कि एससीसीपी जब मीटिंग्स में आएगा और एससीसीपी आके कहेगा जी मीटिंग करवाओ, तो एससीसीपी कोई भी हुक्म जारी कर सकता है। वो कह सकता है कि ये मीटिंग ऐसे करवाओ, इस मीटिंग में इतने लोग होंगे, फलाना। इवन वो कह सकता है कि एक बंदा भी आ गया तो कोरम पूरा। मैं कोरम का वर्ड तो नहीं आपको बताऊंगा, बीसी पढ़े हुए बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं जिनको अच्छी तरह से पता है कि कोरम किसे कहते हैं। कोरम वो मिनिमम तादाद है जो मीटिंग में होनी जरूरी है। तो यहाँ एससीसीपी ने कह दिया कि एक बंदा भी आ गया ना, कोरम पूरा हो जाएगा, मीटिंग करा लेना। इस मीटिंग की सारा खर्चा कंपनी बेयर करेगी, और एससीसीपी कंपनी को ये हुक्म भी दे सकता है कि इसके कॉस्ट एक्सपेंसेस फलाना बंदा या फलाना डायरेक्टर बेयर करे जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। तो अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम या यूजीएम टाइम पे ना हो तो एससीसीपी हैज द अथॉरिटी कि वो चीजों को लेके चल सकता है। मीटिंग की किस्में हमें समझ आ गई।